भारत 79 स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, पर जो सपना हमारे स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारियों और नीति निर्माताओं ने देखा था, उस सपने को हम कहां तक ले जा पाए हैं? आर्थिक, सामाजिक या फिर राजनीतिक रूप से हम कहां खड़े हैं? और खास तौर पर आर्थिक रूप से अगर बात की जाए तो इस फ्रंट पर हमने क्या बड़े बदलाव किए हैं? इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आजादी के बाद 5 ऐसे कौन कौन से बड़े बदलाव रहे हैं जिसने देश के आर्थिक विकास को एक नई रफ्तार देने का काम किया है। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और आप देख रहे हैं मनी 9। और सबसे पहले मनी 9 की तरफ से आप सभी को आजादी के इस महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो क्या खा रहे हैं आज आप इंडिपेंडेंस डे के इस खास दिन पर? इस शुभ मौके पर लड्डू, जलेबी, समोसे और न जाने क्या क्या। लेकिन आज पूरे देश में हम देख रहे हैं कि खाने पीने की कोई किल्लत नहीं दिखती है दूर दूर तक, पर हमेशा से ऐसे हालात नहीं थे। साल 1947 देश की आजादी का साल। देश की लगभग 70% आबादी गरीबी, भुखमरी और अकाल झेल रही थी। आप समझ पा रहे हैं 70% का मतलब? 10 में से 7 आदमी के पास खाने भर का खाना नहीं था। और आज हमारा देश उस 70% पॉवर्टी रेट से 4.9% के स्तर पर आ गया है। ऐसे में आज जहां हमें खाने पीने की चीजों के लिए किसी और देश पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, तो वहीं साल था 1950 का। उस दशक में हमें अमेरिका से PL 480 स्कीम यानी पब्लिक लॉ 480 के तहत आए अनाज पर अपनी जनता का पेट भरने के लिए और अपने खाद्यान्न जरूरतों को पूरा करने के लिए डिपेंडेंट होना पड़ता था। 1954 में अमेरिका के पास वो कानून था PL 480, जिस कानून के तहत गरीब देशों को, जिसमें भारत भी शामिल था, गेहूं, चावल और दूसरा मोटा अनाज अमेरिका भेजता था। और 1960 के दशक में आए सूखे और अनाज के पैदावार की कमी की वजह से हमारे लिए उस पर निर्भरता बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। फिर आया 1971 का साल, जब अमेरिका ने हमारी पीठ में छुरा फूंका और पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। उस समय जब 71 के भारत पाक युद्ध की वजह से अमेरिका ने PL 480 की सप्लाई रोक दी, जिसकी वजह से देश में खाद्यान्न संकट आ गया। इसी अपमान से जन्म होता है भारत में एग्रीकल्चर के सेल्फ रिलायंट होने की कहानी ग्रीन रेवोल्यूशन की, कहानी डॉक्टर MS स्वामीनाथन और इनके साथी अमेरिकी साइंटिस्ट नॉर्मन बोरलॉग की। ये वो लोग हैं जिन्हें भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन का श्रेय जाता है। इस ग्रीन रेवोल्यूशन के 3 चरण रहे। पहला चरण 1965 से 1980 तक का। इसमें गेहूं की फसल पर खास ध्यान दिया गया और पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी को इसका सबसे ज्यादा फायदा हुआ। अब दूसरे चरण की बात, जिसकी शुरुआत होती है 1980 से 1991 तक। इसमें चावल पर फोकस किया गया, यानी कि जाहिर तौर पर वो राज्य जहां ज्यादा पानी है, जैसे कि बंगाल, बिहार और असम पर फोकस रहा। तीसरा चरण शुरू होता है 1991 से 2003 तक, जिसमें सूखे इलाकों में कपास, दालें और बाजरा जैसी फसलों की पैदावार बढ़ाने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से अनाज का अकाल खत्म हुआ। देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हुआ। हाई यील्ड सीड, पानी और बिजली जैसी सुविधाएं और इसके अलावा MSP की वजह से खेती किसानी अब सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं की जा रही है, बल्कि रोजगार और बेहतर कमाई का भी जरिया बन गया। MSP की वजह से न सिर्फ लोगों की आमदनी बढ़ी, बल्कि गांवों की भी तरक्की हुई। गांव में सड़क, नहर और बिजली जैसी सुविधाएं पहुंची। NPK, यूरिया और दूसरे फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल बढ़ा और मॉडर्न इक्विपमेंट की वजह से खेती किसानी करना पहले से काफी आसान हो गया। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज भी इसमें सुधार जारी है। ग्रेन फोर्टिफिकेशन, श्री अन्न प्रमोशन, दाल और तेल जैसी फसलों में सेल्फ रिलायंस पर सरकार हमारे वैज्ञानिकों के साथ मिलकर तेजी से काम कर रही है। क्योंकि आज भी हमारा जो डाइटरी पैटर्न है वो कार्ब रिच डाइट का है। जैसे जैसे हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, हमारे डाइटरी पैटर्न में कार्ब्स की जगह प्रोटीन और फैट्स की डिमांड बढ़ती जा रही है। लेकिन अभी भी ग्रीन रेवोल्यूशन पूरा नहीं हुआ है और इसके कई अध्याय अभी लिखे जाने बाकी हैं। इसके अलावा आजादी के समय जो सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने खड़ी थी वो थी 2 धड़ों में बटे विश्व में से किसी एक को चुनना।
भारत कौन सा इंडस्ट्रियल मॉडल अपनाए, किस धड़े की ओर जाए, कैपिटलिज्म या कम्युनिज्म में से किसे चुने। और हमने नॉन अलाइनमेंट को चुना। अपने पहले इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन में मिक्स इकोनॉमी को चुना, यानी सरकार और प्राइवेट दोनों को इंडस्ट्री चलाने की परमिशन है। डिफेंस, रेलवे, न्यूक्लियर एनर्जी जैसे कुछ मामलों को छोड़कर बाकी सारी इंडस्ट्रीज पर प्राइवेट प्लेयर्स के लिए ओपन कर दिए गए थे, लेकिन सरकार इसमें कभी भी इंटरफेयर कर सकती थी। इसके अलावा 1956 के इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, जिसे हम महालनोबिस मॉडल के नाम से भी जानते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा फोकस हेवी इंडस्ट्रीज को डेवलप करने पर किया गया, जिसमें हम कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करने के बजाय देश में ही प्रोड्यूस करें। जिसके बाद 1977 में आई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में जनता पार्टी की सरकार ने एमएसएमईज और गांव के सेल्फ रिलायंस पर फोकस किया। छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग, हथकरघा और खादी को बढ़ावा देने के लिए लाइसेंस नियम को आसान बनाया गया। फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1980 के जरिए इंदिरा गांधी की सरकार ने हाईटेक और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को खोलने की कोशिश की, या यूं कहें कि 1991 के आर्थिक सुधारों की शुरुआत यहीं से हुई थी। इसके जरिए लाइसेंस सिस्टम में ढील दी गई। इसके अलावा फॉरेन टेक्नोलॉजी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को कुछ सेक्टर्स में एंट्री की छूट भी दी गई। अब बात करते हैं देश में आए सबसे बड़े इकोनॉमिक शिफ्ट की। 1991 में नरसिम्हा राव का लाया गया एलपीजी रिफॉर्म। एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इसमें सरकार ने लिबरलाइजेशन के अंदर इंडस्ट्रीज पर लगी बहुत सारी पाबंदियों को हटाया। जैसे कि पहले फैक्ट्री खोलने के लिए इंडस्ट्रीज को अलग अलग लाइसेंस और परमिशन लेने पड़ते थे, जिसे काफी हद तक खत्म कर दिया गया। इससे देश में बिजनेस करना और आसान हुआ और कंपनियों के बीच में आपस में कंपटीशन भी बढ़ा। प्राइवेटाइजेशन में सरकार ने अपने कई सरकारी कंपनियों के हिस्से को बेचकर उन्हें प्राइवेट कंपनियों को सौंप दिया, जिससे प्रोडक्शन बेहतर हो और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ सके। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब था कि भारत का मार्केट दुनिया भर की कंपनीज के लिए खोल दिया गया, जिससे विदेशी कंपनियां अब भारत में बिजनेस कर सकती थी और भारतीय कंपनियां भी बाहर के देशों में जाकर बिजनेस कर पा रही थी। इससे विदेशी इन्वेस्टमेंट बढ़ा और भारत ग्लोबल मार्केट से जुड़ गया। हरित क्रांति, औद्योगिक क्रांति और उदारीकरण, ये वो 3 चेंजेस रहे जिसने भारत की इकोनॉमी को बदल कर रख दिया। इससे डेवलपमेंट की स्पीड बढ़ी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भारत तक आया और प्राइवेट सेक्टर्स का बूम देखने को मिला। इसी के साथ भारत में पेट्रोलियम रिफॉर्म भी आए, जिससे 1990 के पहले पेट्रोल और डीजल की कीमतें पूरी तरह सरकार तय करती थी, लेकिन इनकी कीमतों को इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस से जोड़ दिया गया। पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस को इंटरनेशनल मार्केट के क्रूड ऑयल से जो लिंक किया गया, इसके पीछे वजह थी बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी बीओपी क्राइसिस से बचा जा सके, जिसमें सरकार के पास बाहर से सामान मंगाने के लिए डॉलर ही ना हो, जिसकी वजह से सरकार को मजबूरन अपने मार्केट्स खोलने पड़े और ऐसी सिचुएशन दोबारा ना हो। 1975 से शुरू हुई एपीएम यानी एडमिनिस्टर्ड प्राइस मैकेनिज्म को सरकार ने धीरे धीरे खत्म करना शुरू किया। 2002 में एपीएम को ऑफिशियली खत्म कर दिया गया, जिसके बाद पेट्रोल और डीजल के दाम मार्केट रेट से जुड़ गए। हालांकि एलपीजी और केरोसिन पर सब्सिडी जारी रही। वहीं 2010 में सरकार ने पेट्रोल के दाम और 2014 में डीजल के दाम को भी पूरी तरह डीरेगुलेट कर दिया, यानी अब पेट्रोल और डीजल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय क्रूड ऑयल प्राइस से तय होती हैं। इसके अलावा मोदी सरकार ने 2016 में एलपीजी की सब्सिडी भी धीरे धीरे कम की और गिव इट अप कैंपेन के जरिए लोगों से अपनी मर्जी से सब्सिडी छोड़ने को कहा। साथ ही पहल योजना के तहत डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर शुरू किया गया, जिससे सब्सिडी सीधे बैंक खाते में जाने लगी। डीबीटी की बात होती है तो इसके अलावा आज की डेट में जो सबसे बड़ा रेवोल्यूशन हम देखते हैं वो है आईटी रेवोल्यूशन। आज हमसे अगर 10 मिनट के लिए भी फोन ले लिया जाए तो हम कितने परेशान हो जाते हैं, हमें लगता है क्या हो गया, हमारा कुछ बहुत जरूरी सामान खो गया है। और इसकी शुरुआत होती है 1990 के दशक में, जब सरकार ने आईटी सेक्टर को प्रमोट करने के लिए बड़े लेवल पर पॉलिसी चेंजेस शुरू किए। इंटरनेट सर्विसेज की शुरुआत हुई और बीएसएनएल के जरिए पब्लिक को इंटरनेट कनेक्शन मिलना शुरू हुआ।
इसके अलावा 2000 में आईटी एक्ट पास हुआ, जिससे ई कॉमर्स, डिजिटल सिग्नेचर और साइबर क्राइम जैसे टॉपिक्स पर नियम बने। 2006 में ई गवर्नेंस मिशन मोड शुरू हुआ। नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम लॉन्च हुए, जिसमें हमें सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध होने लगी। डिजिटलाइजेशन के डोमेन में किसी ईयर को बेंचमार्क ईयर कहा जा सकता है तो वो 2016 का रहा। साल 2016 में ही जियो के लॉन्च के बाद भारत में डिजिटल रिच और डेटा कंजम्पशन में बड़ा शिफ्ट देखने को मिला। इसी साल यूपीआई लॉन्च हुआ, जिससे डिजिटल पेमेंट में रिवॉल्यूशन आ गया। इसी के एक साल बाद 2017 में जीएसटी और ई-वे बिल आया, जिससे जीएसटी टैक्स भरने की प्रक्रिया आसान हुई। आर्थिक सुधारों की बात हो और हम जीएसटी की बात ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जीएसटी का लागू होना देश के 5 बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म में से एक है। जीएसटी का पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसे 1 जुलाई 2017 को वन नेशन वन टैक्स के नाम से प्रमोट करते हुए मोदी सरकार ने पूरे देश में लागू कर दिया। जीएसटी से पहले भारत के अलग अलग राज्य और केंद्र सरकार अपना अलग अलग टैक्स भरते थे, और इसके आने के बाद एक्साइज ड्यूटी, वैट और सरचार्ज जैसे अलग अलग टैक्स को एक साथ क्लब कर दिया गया, जिससे पहले होने वाले टैक्स ऑन टैक्स के कैस्केडिंग इफेक्ट को खत्म किया जा सका। जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स सिस्टम है, यानी जहां सामान या सेवा का एंड यूज होगा, टैक्स वहीं देना पड़ेगा। और अगर आपने कोई सामान या किसी और चीज को बनाने के लिए एज ए इनपुट लिया है, तो उस पर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिल जाता है, यानी टैक्स आगे के एंड यूजर को देना पड़ेगा। पर इसके लिए जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है वो है उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना। जीएसटी को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच आए दिन टसल देखने को मिलता रहता है। जीएसटी 2 तरह के हैं, सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी और एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी। ये राज्य सरकार का हिस्सा है। इसके अलावा एक होता है आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी। जब गुड्स या सर्विसेज एक राज्य से दूसरे राज्य में जाती हैं तो वहां आईजीएसटी लगता है। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप दिल्ली में कोई सामान बनाते हैं। अब अगर आप इसे दिल्ली के अंदर ही बेचते हैं तो इस पर सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगता है, और अगर आप इसे मुंबई ले जाकर बेचते हैं यानी इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं तो इस पर आईजीएसटी लगेगा। जीएसटी लगना इनफॉर्मल इकोनॉमी को फॉर्मलाइज करने के लिए एक बड़ा कदम है। इस तरह से हमारे देश ने 78 साल की आजादी में इकोनॉमिक फ्रंट पर कई रिफॉर्म्स किए हैं, चाहे फिर वो प्राइमरी सेक्टर में हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो या फिर आईटी सेक्टर का बूम हो। सरकारों ने समय समय पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से कई स्टेप्स उठाए हैं, जिसकी वजह से आज हम दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। पर आज जब पूरा ग्लोबल ऑर्डर शिफ्ट हो रहा है, ट्रम्प टैरिफ की वजह से मार्केट अनसर्टेनिटी का माहौल है, और हम जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है, हमें पॉलिसी लेवल पर अभी और भी चेंजेस करने की जरूरत है, जो हमारे इतने बड़े डेमोग्राफिक डिविडेंड को इनकैश कर सके। और भारत की आजादी के इतने साल बाद और इतने रिफॉर्म्स के बाद अभी भी एक बात है जो चुभ रही है। विश्व में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत 38वें नंबर पर है। कई बिजनेसेस जो हैं वो अपना काम तो इंडिया में कर रहे हैं, सामान अपना इंडिया में बेच रहे हैं, सर्विसेज अपनी इंडिया में बेच रहे हैं, लेकिन बिजनेस करते हैं किसी और देश से, ऑपरेशन उनके किसी और देश से कंट्रोल हो रहे हैं। हालांकि कुछ सालों में हमने तरक्की तो की है, पर अभी कई स्टेप्स उठाने की जरूरत है। आशा है हमारी सरकार इस पर भी ध्यान देगी और जल्दी हमें कोई बड़ा आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेगा। तब तक के लिए हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और देखते रहिए मनी 9।